शिक्षा समाज का आईना होता है। यह देश और कालखंड को परिभाषित करता है। समृद्ध राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हमारे पास स्वदेशी ज्ञान पर आधारित समृद्ध शिक्षा नीति हो। इतिहास गवाह है, ज्ञान का स्रोत अर्जित करने वाला सदैव कालजयी हुआ है, किंतु महज अनुकरण करने वाला कभी अग्रसर नहीं हुआ। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि भारत की सरकार ने 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में सरकार ने स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम हो जाएगा। शिक्षा के लिए अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर अर्जित ज्ञान और समय की बर्बादी भी नहीं होगी। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए 1 साल खपाने वाले छात्र को भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी प्रकार 2 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट और 3 साल पूरी करने पर डिग्री का सर्टिफिकेट देने का नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। यानी बीच में ड्रॉप करने वाले छात्रों को भी नई शिक्षा नीति के तहत अर्जित की गई ज्ञान का लाभ अब मिल जाएगा। ऐसे और भी कई बड़े बदलाव हुए हैं जिसका आगे हम जिक्र करेंगे। अब सवाल उठता है कि यह हमारे भविष्य के निर्माण में मददगार साबित होने वाला है या इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह बहस का मुद्दा है और हम इसका विश्लेषण नहीं करेंगे। यहां हम आपको सिर्फ और सिर्फ नई व्यवस्था से अवगत कराने के लिए आए हैं। अब यह अच्छा है या बुरा, यह आप खुद तय कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज का विषय है नई शिक्षा नीति 2020। शुरुआत 5+3+3+4 से करते हैं। जी हां, 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 आ गया है। अब आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि यह 5+3+3+4 क्या है। मैं बताता हूं। 5+3+3+4 में सबसे पहला अंक 5 है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 साल के प्री एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ दिया गया है। इसी के साथ क्लास 1 और 2 को जोड़कर 5 साल का आरंभिक पैकेज बना दिया गया है। इसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5। इसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 6, 7 और 8, जबकि आखिरी के 4 का मतलब है 9, 10, 11 और 12वीं क्लास। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में ही फॉर्मल एजुकेशन से जुड़ जाएंगे। अब इसको एक बार फिर से समझिए। मौजूदा समय में 6 साल की उम्र में बच्चों का पहली क्लास में एडमिशन होता था। नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल की उम्र में ही बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन होगा। यानी यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव सिर्फ यह हुआ है कि 3 साल के प्री एजुकेशन को अब फॉर्मल एजुकेशन में शामिल कर लिया गया है। यानी प्ले स्कूल के शुरुआती 3 साल भी अब स्कूली शिक्षा के ही माने जाएंगे। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित कुल 5 साल की पढ़ाई को शामिल कर दिया गया है, जिसको फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। इन 5 वर्षों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज यानी कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद कक्षा 6 से 8 तक के 3 साल के स्टेज को मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इस स्टेज में बच्चे को प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ स्किल की शिक्षा दी जाएगी। यानी मिडिल स्टेज पार करते ही वह हुनरमंद हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में इंटर्नशिप कराने का भी प्रावधान किया गया है। यानी इसके आगे की पढ़ाई करने में अक्षम होने पर भी वह अपने लिए रोजगार की तलाश कर सकेगा। यानी मिडिल स्टेज पार करने के साथ ही बच्चों को प्रोफेशनल शिक्षा के साथ ही स्किल की शिक्षा पूरी करनी होगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी होगा। इसमें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति से उपजा छात्र कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। यदि वह नौकरी करने का इच्छुक है तो स्कूल में ही उसको नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दे दी जाएगी, ताकि स्कूल से निकलने पर उसे कहीं भटकना नहीं पड़े। चौथा स्टेज यानी कक्षा 9 से 12 तक का स्टेज है। यह 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को अपने पसंद का विषय चुनने की पूरी आजादी होगी। साइंस या गणित के साथ
फैशन डिजाइनिंग जैसे रोजगार परक शिक्षा लेने की भी पूरी आजादी होगी। यहां आपको बताना जरूरी है कि अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा से पहले बच्चे को 5 लेवल पार करना होगा। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, वह भाषा के स्तर पर है। दरअसल नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तय हुआ है। कक्षा 5 तक मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें संस्कृत के अतिरिक्त तेलुगु और कन्नड़ भाषा की पढ़ाई पर भी विशेष जोर दिया गया है। स्कूली शिक्षा में तीसरा बड़ा बदलाव बोर्ड की परीक्षा है। अब 2 बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और दोनों अंक को जोड़कर फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये इतना आसान हो जाएगा कि इसके लिए अब कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दरअसल अब बोर्ड की परीक्षा में छात्रों की याददाश्त की जगह उनकी क्षमता के आकलन पर जोर दिया जाना है, लिहाजा कोचिंग की जरूरत नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। यहां आपको बता दें कि यह नियम सत्र 2022-23 से लागू हो जाएगा। राज्य की सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 के लिए अलग से परीक्षाएं लेंगी। इन परीक्षाओं के लिए अलग से गाइडलाइन बनाने का काम भी एजेंसी को सौंप दिया गया है और यह एजेंसी शिक्षा मंत्रालय के अधीन रहते हुए अपना काम पूरा करेगी। यहां आपको बता दें कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कर दी है। अब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा पद्धति में हुए बदलाव पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन तक यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए छात्रों को 4 साल का कोर्स करना होगा। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश दी गई है, यानी पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी प्रकार 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर शोध के साथ डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसको एक बार फिर से समझते हैं। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में भी नहीं जाना है। जो छात्र शोध करना चाहते हैं उनको 4 साल की डिग्री करनी होगी, है अनिवार्य है। 4 साल की डिग्री करने के बाद एमए करना भी अब आसान हो जाएगा, यानी 4 साल का डिग्री पूरा करने वाले छात्र यदि एमए करना चाहें तो सिर्फ 1 साल में ही एमए कर सकेंगे, किंतु 3 साल की डिग्री कोर्स करने वाले छात्र भी यदि एमए करना चाहें तो उनको पहले की तरह यहां 2 साल की पढ़ाई पूरी करनी होगी। अब नई शिक्षा नीति के मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग की कोर्स में एडमिशन लेता है और किसी कारण से 2 वर्ष पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा, यानी पहले की तरह उसकी पढ़ाई बेकार नहीं होगी। इससे इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। यह नियम और भी जगहों पर लागू होगा। इसी तरह से नई शिक्षा व्यवस्था में पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प दिए गए हैं। पहला है 2 साल का मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स वही कर सकेगा जिसने डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प उनके लिए है जो 4 साल के डिग्री कोर्स को शोध के साथ पूरा किया हो। ऐसे छात्र 1 साल का मास्टर कोर्स अलग से कर सकता है। अब तीसरे विकल्प की बात करते हैं। नई शिक्षा व्यवस्था में तीसरे विकल्प के तौर पर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करने का भी प्रावधान दिया गया है। इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले छात्रों को एक साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, किंतु पीएचडी करने के लिए 4 साल की डिग्री कोर्स शोध के साथ करना अनिवार्य होगा। इसको अनिवार्य कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि नई शिक्षा नीति में एमफिल की डिग्री को हटा दिया गया है। बीएड 4 साल का होगा। उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को अब खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह पर एक नियामक का गठन होगा। कॉलेज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने का भी प्रावधान है। विश्वविद्यालय से संबद्धता की अनिवार्य शर्त को अगले 15 वर्षों में समाप्त करने का प्रावधान है। उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन घोषणा के आधार पर मंजूरी दे दी जाएगी। इससे इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा।
नई शिक्षा नीति में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए एक समान नियम लागू होगा। पहले सभी के लिए अलग अलग नियम हुआ करता था। इसमें फीस की मनमानी पर भी अंकुश लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके नियंत्रण के लिए एक तंत्र अलग से विकसित किया जाएगा। उधर उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप का प्रावधान है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की योजना है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी अब स्कॉलरशिप का लाभ ले सकेंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रांट निर्धारित करने के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन को पर्याप्त अधिकार दे दिया गया है। कमीशन को ऐसे संस्थाओं के अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाने का भी अधिकार होगा। कमीशन को समय समय पर गाइडलाइन देने की जिम्मेदारी भी अब दे दी गई है। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा ताकि अनुसंधान के कार्य में तेजी आ सके। उच्च शिक्षण संस्थान को बहुविषयक संस्थानों में बदल दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान खोलने का प्रावधान है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल पर भी अब जोर दिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार किया जाएगा। वर्चुअल लैब और डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का भी इसमें प्रावधान किया गया है ताकि छात्रों को घर बैठे अध्ययन करने में आसानी हो जाए। शिक्षक और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस करने की भी इसमें योजना है। इसी के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में आ गया है। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक आदि विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इसको सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह सभी मुख्य विषय में शामिल होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन आदि के माध्यम से और विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शैक्षणिक व्यवस्था को रोचक बनाने की भी पूरी योजना है। प्रत्येक जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में एक बाल भवन स्थापित किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। छात्रों को स्कूल के सभी स्तरों पर और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का भी अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा की फॉर्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी छात्र पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी, यानी कोई भी भाषा जबरदस्ती उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में अब उपलब्ध होगा। छात्रों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत वर्ग 6 से 8 के दौरान भारतीय भाषाओं में एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में हिस्सा लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा में विकल्प के तौर पर कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति में 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक 100% शिक्षा देने की जबरदस्त चुनौती को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार हायर एजुकेशन में न्यूनतम 50% प्रवेश दर हासिल करने का भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। सरकार ने शिक्षा बजट को 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य तय कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नई शिक्षा नीति में सभी कुछ ठीक ही हो, बल्कि जाहिर तौर पर इसमें कमियां भी होगी। कुछ जानकार बताते हैं कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा जगत में कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। कहने वाले तो यह भी कहने लगे हैं कि इससे उच्च शिक्षा के संस्थानों में अलग अलग कैटेगरी बन जाएगी। कई लोग शिक्षा के अति केंद्रीकरण करने का भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो नई शिक्षा नीति को रोजगार परख बता रहे हैं। कहते हैं कि पहली बार वोकेशनल एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन का दर्जा मिला है और इसका सर्वाधिक लाभ उसको मिलेगा जो गरीब है और उच्च शिक्षा तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं रखता है। यहां आपको बताना जरूरी है कि भारत में अभी तक शिक्षा का मतलब फॉर्मल एजुकेशन से हुआ करता था, लेकिन अब अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन को भी शिक्षा के दायरे में लाने से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इससे बेरोजगारी का दर घटेगा और समाज से लेकर राष्ट्र तक की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ऐसे में आपका विचार बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार से हमको अवगत करा सकते हैं।
नमस्कार।